और सभी दर्शकों को नमस्कार और जोहार। आप देख रहे हैं PSA लैब न्यूज और मैं हूँ आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। आज मैं आप लोगों के साथ में जिस मुद्दे पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, यह अपने आप में एक अत्यंत गंभीर मुद्दा है। छात्र आंदोलन जो कि नीट परीक्षा के पेपर लीक के साथ में शुरू हुआ था, वह धीरे धीरे देश के अन्य राज्यों से होते हुए अभी झारखंड में चल रही है। झारखंड में छात्र JPSC और JSSC की परीक्षाओं में पेपर लीक को लेकर के 15 दिनों से आंदोलन पर में बैठे हुए हैं। छात्रों का एक ही मांग है कि पूरे मामले की CBI जांच कराई जाए। सरकार इस मामले पर CID से जांच करवा रही है। CID ने कई एक्शन भी लिए हैं। तत्कालीन JPSC अध्यक्ष सहित कई अधिकारियों को हिरासत में लिया गया है, परंतु छात्रों का एक ही मांग है CBI जांच। छात्र झारखंड सरकार द्वारा कराए जा रहे CID जांच पर में भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और यह मामला धीरे धीरे अब छात्रों के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफा तक की मांग कर दिया गया है। यहां तक पहुंच चुका है और 15 अगस्त को देवेंद्र नाथ महतो, जो कि शुरुआती दिन से ही अनशन पर में है, वह सदर अस्पताल में भर्ती है और 15 अगस्त को वह तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए अस्पताल से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें पुलिस द्वारा रोका गया। छात्रों ने इसे अलग मुद्दा बनाया। पुलिस ने इसे उनकी हालत को देखते हुए रोका और छात्रों के द्वारा इसे तिरंगा फहराने से रोका जाना एक बहुत बड़े संवैधानिक अधिकार से वंचित करने का मामला बनाया। इसके बाद छात्रों ने पूरे झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष राहुल गांधी का पुतला दहन करना शुरू किया। साथ ही छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 18 तारीख तक, यानी आज 18 तारीख तक इस्तीफा देने का अल्टीमेटम दे दिया और छात्रों ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 18 तारीख तक इस्तीफा नहीं सौंप देते हैं तो फिर 20 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। छात्रों के इस अल्टीमेटम के बाद में सरकार ने तुरंत रातों रात अपने अधिकारियों को जयपाल सिंह स्टेडियम मैदान, जहां छात्र आंदोलन पर बैठे हुए हैं, वहां भेजा और 17 तारीख को यानी कल 2 बजे वार्ता के लिए समय देने का अनुरोध किया।
इस बार यह चौथी दौर की वार्ता में सरकार ने कहा कि छात्र चाहें तो साथ में अपने अधिवक्ता और कुछ पत्रकार को भी इस वार्ता में शामिल कर सकते हैं। इससे पूर्व की जो वार्ता हुई थी उसमें यह सख्त निर्देश था कि अधिवक्ता और पत्रकारों को वार्ता में शामिल नहीं किया जाए। वार्ता के बाद पत्रकारों को इसकी जानकारी दी जाए और पत्रकार को जानकारी जुटा ही लेंगे, चाहे जहाँ से भी जुटाए, चाहे छात्र से, चाहे सरकार से, चाहे अधिकारियों से। परंतु कल यानी कि 17 तारीख को जो 2 बजे का समय दिया गया था, सरकार काफी गंभीर मुद्रा में थी। इतनी गंभीर मुद्रा में थी कि 2 बजे जो समय दिया गया था वार्ता करने के लिए, परंतु 2 बजे वार्ता नहीं हुई और 5 बजे मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में सारे मंत्रियों को एक आपातकालीन बैठक के लिए बुलाया और प्रोजेक्ट भवन में मंत्रियों की आपातकालीन बैठक। इस बैठक के बाद जो फैसला हुआ, जब तक बैठक चल रही थी तब तक सभी की नज़र उस बैठक पर में टिकी हुई थी कि आखिर आज की इस बैठक में क्या महत्वपूर्ण फैसला होने वाला है। क्या सरकार आज छात्रों की मांग को मान लेगी या कुछ और बीच का रास्ता निकालेगी। सबकी नज़र उसी पर में टिकी हुई थी। परंतु कल बैठक के बाद जो घोषणा हुई सरकार की, उसमें पूर्व में नियुक्त जितने भी CGL से जुड़े हुए जितने भी नियुक्ति हुए थे, उन सारे नियुक्तियों को सरकार ने रद्द कर दिया और सारे के सारे वो कर्मी सड़क पर में आ गए। अब रामायण हम सब में से सभी ने देखा होगा। रामानंद सागर का जो रामायण सीरियल टेलीविजन पर में चला था, जो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था, उस सीरियल को जहाँ तक हमें लगता है कि हम सभी ने उसे ज़रूर देखा होगा। और उस सीरियल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई थी। वह महत्वपूर्ण बात थी कुंभकर्ण और जब विभीषण, इन दोनों का जब मिलन हुआ था युद्ध के मैदान में, कुंभकर्ण रावण की तरफ से युद्ध करने आए थे और विभीषण राम की सेना की तरफ से खड़े थे। दोनों भाई जब युद्ध भूमि में मिले थे तब विभीषण ने कहा था कि मैं धर्म के साथ हूँ, परंतु कुंभकर्ण ने जो कहा था, एक ही लाइन कहा था जो पूरे रामायण में बहुत महत्वपूर्ण है। क्या धर्म है और क्या अधर्म है। आज यही स्थिति झारखंड की हो चुकी है। यहाँ पर में अब स्थिति ऐसी बन गई है कि क्या न्याय है और क्या अन्याय है, यह तय करना एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी नियुक्तियों को लेकर के उठे इस विवाद ने एक ऐसे मोड़ ला दिया है आज
जहां यह तय कर पाना आसान नहीं रह गया है कि आखिर न्याय क्या है और अन्याय किसे कहा जाए। एक ओर वर्षों से सरकारी नौकरी कर रहे हजारों छात्र, जिनका आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं ने उनकी मेहनत, उम्मीद और भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया है, वहीं दूसरी ओर वे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने उसी प्रक्रिया में परीक्षा दी, सफलता प्राप्त की, नियुक्ति हासिल की और अपनी नौकरी के भरोसे अपने परिवार की जिंदगी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। सरकार के हालिया निर्णय ने पहले वर्ग के आक्रोश को कुछ हद तक शांत करने का प्रयास जरूर किया है, लेकिन इसी निर्णय ने दूसरे वर्ग के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है, जिनके परिणाम आने वाले दिनों में और गंभीर हो सकते हैं। आज झारखंड की राजधानी रांची की सड़कों पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है, वह केवल एक सरकारी परीक्षा के विवाद की तस्वीर नहीं है, यह उस व्यवस्था पर बढ़ते अविश्वास की तस्वीर है जिसमें युवा अपनी जवानी के कई वर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगा देते हैं और फिर परिणाम आने के बाद भी उसे यह भरोसा नहीं रहता कि उसका चयन वास्तव में सुरक्षित है या नहीं। जिस राज्य में बड़ी संख्या में युवा सरकारी नौकरी को अपने परिवार के आर्थिक भविष्य का सबसे मजबूत आधार मानते हैं, वहां किसी भी भर्ती परीक्षा पर में उठने वाला सवाल स्वाभाविक रूप से केवल प्रशासनिक विषय नहीं रह जाता, वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अंततः संवैधानिक प्रश्न भी बन जाता है। आंदोलनरत छात्रों का आक्रोश भी अचानक पैदा नहीं हुआ है। प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितता, परीक्षा प्रक्रिया पर में संदेह, परिणामों को लेकर के विवाद, लंबे समय तक चलने वाली भर्ती प्रक्रियाएं और सरकारी नौकरियों के सीमित अवसर, इन सभी ने युवाओं के भीतर असंतोष की एक लंबी पृष्ठभूमि तैयार कर दी है। जब एक युवा कई वर्षों तक किताबों के बीच बैठ करके तैयारी करता रहता है और परिवार की आर्थिक परिस्थितियों से संघर्ष करता है, दूसरी ओर नौकरियां और निजी अवसरों को छोड़ करके सरकारी नौकरी की उम्मीद में समय लगता है और अंत में उसे परीक्षा की प्रक्रिया की पारदर्शिता पर ही संदेह दिखाई देने लगता है, तब उसका आक्रोश केवल एक परीक्षा के परिणाम तक का आक्रोश नहीं होता, वह व्यवस्था पर में विश्वास टूटने का भी आक्रोश होता है। और यही कारण है कि यह आंदोलन धीरे धीरे बड़ा होता गया। छात्रों की मांग केवल परीक्षा या परिणाम तक अब सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग तक में पहुंच गई है। आंदोलन को विपक्षी दलों का नैतिक और राजनीतिक समर्थन मिलने से सरकार पर में और भी दबाव बढ़ा, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। सरकार की छवि को लेकर भी सवाल, कई तरह के सवाल उठने लगे। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से मुख्यमंत्री से स्वयं छात्रों से बातचीत करके स्थिति को नियंत्रण करने का आग्रह किए जाने की चर्चा ने इस पूरे मामले को राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण बना दिया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस सरकार की सबसे महत्वपूर्ण घटक है और बहुत बड़ी ताकत है। जब कोई छात्र सड़क से निकल करके राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन जाता है, तब सरकार के सामने केवल प्रशासनिक समाधान की चुनौती नहीं रहती, बल्कि राजनीतिक विश्वसनीयता बचाने की भी चुनौती खड़ी हो जाती है। और वही स्थिति आज झारखंड में हो चुकी है। ऐसे वातावरण में सरकार द्वारा परीक्षा और उससे जुड़ी हुई भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का निर्णय आंदोलनरत छात्रों के लिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में माना जा सकता है। लेकिन जिन छात्रों को लंबे समय लग रहा था, उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, उनके लिए परीक्षा रद्द होना यह संकेत था कि सरकार ने आखिर उनके आक्रोश को स्वीकार किया है और सरकार ने
इतना मान लिया है कि परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई थी। लेकिन क्या किसी परीक्षा को रद्द कर देना ही न्याय की अंतिम मंजिल है? शायद नहीं। असली सवाल तो इसके बाद शुरू होता है। किसी परीक्षा में यदि वास्तव में बड़े पैमाने पर में अनियमितता हुई है तो दोषियों को किसी भी कीमत पर में बचाया नहीं जाना चाहिए। जिस व्यक्ति ने प्रश्न पत्र लीक किया, जिसने परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित किया, जिसने पैसे या प्रभाव के बल पर में अनुचित लाभ दिलाया, जिसने पद का दुरुपयोग किया या जिसने भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकारी नौकरी पाने के लिए मेहनत करने वाले लाखों युवाओं के हित में यह आवश्यक है कि भर्ती व्यवस्था में भ्रष्टाचार के लिए कोई भी जगह ना हो। यदि व्यवस्था में गड़बड़ी को केवल इसलिए नजरअंदाज कर दिया जाए कि कुछ लोगों की नियुक्ति हो चुकी है, तो इससे भविष्य की पूरी भर्ती व्यवस्था पर में असर पड़ना स्वाभाविक है। लेकिन इसी के साथ एक दूसरा और उतना ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा हो जाता है कि यदि किसी अभ्यर्थी ने पूरी ईमानदारी से परीक्षा दी, किसी तरह की अनियमितता में उसका कोई हाथ नहीं था, उसने अपनी मेहनत से सफलता हासिल की थी और उसके बाद उसे सरकारी नौकरी मिली थी, तो उसे उसकी नौकरी का क्या होगा? क्या उसे केवल इसलिए दोषी मान लिया जाना चाहिए क्योंकि वह उसी परीक्षा में सफल हुआ था जिसमें अन्य किसी व्यक्ति ने गड़बड़ी की थी? यहीं से न्याय और अन्याय की सीमा सबसे अधिक धुंधली होनी शुरू हो जाती है। एक गरीब परिवार के उस युवक की कल्पना कीजिए जिसने कई वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षा दी, परिवार से किसी तरह उनके खर्च का इंतजाम किया। माता पिता ने अपनी जरूरतें कम करके अपने बेटे की पढ़ाई का खर्चा उठाया। उसने कई परीक्षाएं दी, कई बार असफल हुआ और आखिरकार किसी एक परीक्षा में सफलता हासिल की। नियुक्ति पत्र उसके पास पहुंचा तो पूरे परिवार में खुशी का माहौल बना। माता पिता को लगा कि अब बुढ़ापे का एक बहुत बड़ा सहारा मिल गया। बच्चों के भविष्य की चिंता कम हो गई। घर का किराया, राशन, इलाज, शिक्षा और दूसरी जरूरतों को पूरा करने के लिए नियमित आय का एक रास्ता खुल गया। लेकिन कुछ समय बाद अचानक सरकारी आदेश आता है कि जिस परीक्षा के आधार पर में उसकी नियुक्ति हुई थी वह परीक्षा ही रद्द कर दी गई है। तब ऐसे में उस व्यक्ति के लिए नौकरी समाप्त होने का आदेश नहीं है, यह उसके पूरे परिवार के आर्थिक भविष्य पर में एक साथ हुआ बहुत बड़ा आघात है जिसे हमें स्वीकार करना ही होगा। उनकी मां के लिए यह बेटे की नौकरी जाने का दुख है, उनकी पिता के लिए बुढ़ापे के सहारे का टूटना है, उनके बच्चों के लिए शिक्षा और भविष्य का संकट है, उनके परिवार के लिए कई वर्षों की मेहनत और उम्मीद के अचानक समाप्त हो जाने जैसा है। इसलिए सरकार को यह भी समझना होगा कि प्रशासनिक आदेश कागज पर में जितना ही सरल दिखाई देता है उसका मानवीय प्रभाव उतना ही जटिल होता है। यही कारण है कि सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती केवल आंदोलन को समाप्त करना नहीं बल्कि न्यायपूर्ण समाधान तलाशना है। एक वर्ग को न्याय दिलाने की जल्दबाजी में दूसरे वर्ग के साथ अन्याय ना हो, यह सुनिश्चित करना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। यदि पूरी परीक्षा प्रक्रिया वास्तव में इतनी दूषित थी तो ईमानदार और अनियमित तरीके से सफल हुए अभ्यर्थियों के बीच अंतर करना संभव ही नहीं था, तो पूरी परीक्षा को रद्द करने का निर्णय समझ में आता है। लेकिन यदि जांच के माध्यम से यह पता लगाया जा सकता है कि गड़बड़ी कहां हुई, किस स्तर पर हुई, किन अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ मिला, तो निर्दोष अभ्यर्थियों के भविष्य की रक्षा के रास्ते भी तलाशे जा सकते हैं।
यही पर में संविधान की भावना और प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक के लिए समानता, सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की बात करता है। इसका अर्थ यह भी है कि दोषी को उसके अपराध की सजा मिले और निर्दोष को किसी दूसरे अपराध की कीमत ना चुकानी पड़े। न्यायिक व्यवस्था में यह सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है कि केवल संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता है। भर्ती प्रक्रिया में यदि अनियमितता सिद्ध होती है तो कार्रवाई आवश्यक है, लेकिन कार्रवाई भी प्रमाण और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही होना चाहिए। यही वह बिंदु है जहां आने वाले दिनों में अदालतों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है। जिन अभ्यर्थियों की नियुक्तियां प्रभावित हुई है वो यदि न्यायालय की शरण में जाते हैं तो अदालत सरकार से यह पूछ सकती है कि परीक्षा रद्द करने का आखिर आधार क्या था, अनियमितता कितनी व्यापक थी, क्या दोषी और निर्दोष अभ्यर्थियों की पहचान संभव थी, क्या प्रभावित कर्मचारियों को अपना पक्ष रखने का अवसर मिला और क्या सरकार का निर्णय सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अदालत सरकार के प्रशासनिक अधिकार में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करती, लेकिन जब किसी सरकारी निर्णय से हजारों लोगों के मौलिक अधिकार, रोजगार और जीवन यापन पर में असर पड़ता है तब न्यायिक समीक्षा का महत्व काफी अधिक बढ़ जाता है। इसलिए सरकार को अपने निर्णयों को केवल राजनीतिक दृष्टि से नहीं बल्कि मजबूती कानूनी आधार भी तैयार करना होगा। और यही कारण है कि इस पूरे मामले में स्वतंत्र जांच की मांग लगातार बनी हुई है। आंदोलनरत छात्रों की ओर से सीबीआई जांच की मांग लगातार जारी है। सरकार के सामने अब यह प्रश्न है कि वह इस मांग को स्वीकार करे या राज्य स्तर की जांच प्रक्रिया के माध्यम से मामले को आगे बढ़ाए। सीबीआई जांच अपने आप में किसी मामले को सही या गलत सिद्ध करने के लिए नहीं होती, लेकिन जब किसी मामले में सरकार और जनता के बीच विश्वास का संकट पैदा हो जाए तब स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराने का राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक महत्व बढ़ जाता है। यदि सरकार को अपने निर्णय और अपनी भूमिका पर में पूरा विश्वास है तो स्वतंत्र जांच से डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यदि जांच सरकार को निर्दोष पाती है तो इससे सरकार की विश्वसनीयता और भी अधिक मजबूत होगी। यदि किसी अधिकारी या संस्था की भूमिका सामने आती है तो उस पर कार्रवाई करके सरकार यह आदेश दे सकती है कि भ्रष्टाचार या अनियमितता किसी भी स्तर पर में स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि किसी इस जांच में छात्रों का आरोप गलत साबित होता है तो वह तथ्य भी सार्वजनिक रूप से सामने आ जाएगा, जो आज सरकार की विश्वसनीयता पर में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। यदि स्वतंत्र जांच को केवल सरकार की हार या विपक्ष की जीत के रूप में देखा जाए तो यह बिल्कुल उचित नहीं होगा। यह पूरे मामले में सच तक पहुंचने का एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है। हालांकि यहाँ यह भी ध्यान रखना होगा कि सीबीआई जांच कोई जादुई समाधान नहीं होता है। किसी केंद्रीय जांच एजेंसी की जांच में भी समय लग सकता है। दस्तावेजों की जांच, अधिकारियों, अभ्यर्थियों से पूछताछ, तकनीकी साक्ष्यों का परीक्षण और न्यायिक प्रक्रिया, इन सब में लंबा समय लग सकता है। यदि जांच वर्षों चलती रही तो छात्रों की समस्या भी बनी रहेगी और नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों की अनिश्चितता भी समाप्त नहीं होगी। इसलिए यदि स्वतंत्र जांच होती है तो उसकी प्रक्रिया को यथासंभव समयबद्ध बनाने और जांच के दौरान प्रभावित अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा करने की भी व्यवस्था जरूरी होनी चाहिए। सबसे बड़ी समस्या यहाँ यह है कि आज आंदोलनरत छात्र कह रहे हैं कि उन्हें परीक्षा प्रक्रिया पर में विश्वास ही नहीं है, जबकि सफल अभ्यर्थी कह रहे हैं कि उन्हें चयन पर में विश्वास है। सरकार कह रही है उन्हें भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता बचानी है। विपक्ष पर में सरकार पर में सवाल उठा रहा है कि इन सब के बीच आम जनता यह समझने की कोशिश कर रही है
कि आखिर सच क्या है और कहां तक है। सच क्या है, इसका अंतिम उत्तर केवल निष्पक्ष जांच ही दे सकता है। राजनीतिक बयानबाजी नहीं, सड़क की भीड़ नहीं, सरकारी आदेश नहीं और मीडिया की बहस भी नहीं यह बता सकता है कि सच क्या है। सच का निर्धारण सिर्फ और सिर्फ प्रमाणों से होगा। यही कारण है कि सरकार को इस पूरे मामले को प्रतिष्ठा की लड़ाई बनाने से बचना चाहिए। यदि सरकार यह मानती है कि परीक्षा प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ी हुई है तो उसे खुलकर बताना होगा कि गड़बड़ी कहां और कैसे हुई। यदि सरकार के पास ऐसे प्रमाण हैं जिनके आधार पर पूरी परीक्षा रद्द करना आवश्यक था तो उन प्रमाणों की प्रकृति सार्वजनिक विमर्श में सामने आनी चाहिए। पारदर्शिता ही उस सरकार के लिए सबसे बड़ा हथियार हो सकती है। ऐसे समय में दूसरी ओर आंदोलनरत छात्रों को भी यह समझना होगा कि उनका आंदोलन भी तभी मजबूत रहेगा जब वह तथ्यों और अनुशासन के आधार पर में आगे बढ़ेंगे। छात्रों की मांग जायज हो सकती है, लेकिन किसी भी लोकतांत्रिक आंदोलन की सफलता केवल भीड़ जुटाने से नहीं होती। सफलता वास्तव में तब होती है जब आंदोलन अपने तर्क को समाज के सामने प्रमाण के रूप में रखता है और सरकार को इसका उत्तर देना पड़ता है। छात्रों की सीबीआई जांच की मांग को इसी दृष्टि से देखना चाहिए। यदि उन्हें लगता है कि राज्य स्तर की जांच निष्पक्ष नहीं होगी तो सरकार को उनके इस अविश्वास का कारण समझना चाहिए। केवल यह कह देना पर्याप्त नहीं होगा कि जांच हो रही है। सरकार को यह भी बताना होगा कि जांच कौन कर रहा है, जांच का दायरा क्या है, उसकी समय सीमा क्या है और जांच के निष्कर्षों को सार्वजनिक कैसे किया जाएगा। राजनीतिक दलों की भूमिका भी इस समय बेहद महत्वपूर्ण है। विपक्ष को छात्रों के साथ खड़ा होने का पूरा अधिकार है, लेकिन उसे इस आंदोलन को केवल राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। आज यदि विपक्ष छात्रों की मांग का समर्थन करता है तो उसे यह भी बताना चाहिए कि सत्ता में आने पर वह भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए क्या व्यवस्था करेगा, क्योंकि भर्ती परीक्षाओं का संकट किसी एक सरकार या किसी एक राजनीतिक दल का संकट नहीं है, वह शासन व्यवस्था की विश्वसनीयता का एक बहुत बड़ा संकट है। आज जिस सरकार पर में सवाल उठ रहे हैं, कल दूसरी सरकार सत्ता में होगी। यदि व्यवस्था नहीं बदली तो समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। इसलिए इस पूरे विवाद से सबसे बड़ी सीख यह होनी चाहिए कि भर्ती प्रक्रिया को राजनीतिक हस्तक्षेप, तकनीकी कमजोरी, मानवीय लापरवाही और भ्रष्टाचार से पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए अस्थायी व्यवस्था बनानी होगी। परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही तय करनी होगी। प्रश्न पत्र की सुरक्षा के लिए मजबूत तकनीकी व्यवस्था होनी चाहिए। परीक्षा केंद्रों की निगरानी होनी चाहिए। डिजिटल ट्रैकिंग होनी चाहिए। परीक्षा के बाद डाटा का स्वतंत्र ऑडिट भी होनी चाहिए। शिकायतों की जांच के लिए स्वतंत्र तंत्र भी होना उतना ही आवश्यक है और किसी भी गंभीर शिकायत पर में परिणाम जारी करने से पहले उसका अच्छी तरह से परीक्षण करना भी उतना ही आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि किसी परीक्षा पर में गंभीर आरोप लगते हैं तो सरकार को महीनों तक छात्रों को सड़कों पर आने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए। शिकायत सुनने के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें छात्र अपनी बात सीधे प्रशासन के सामने रख सके और उन्हें समयबद्ध जवाब भी मिल सके। यह भी सच है कि सरकार पर में राजनीतिक दबाव बढ़ा है। छात्रों के बढ़ते आंदोलन, विपक्ष के समर्थन और मीडिया में बनती नकारात्मक धारणा, मुख्यमंत्री से सीधे संवाद की मांग ने सरकार के लिए स्थिति को असहज बनाया है। लेकिन किसी भी सरकार के लिए असली चुनौती आलोचना से बचना नहीं बल्कि आलोचना के कारण को खत्म करना होता है। सरकार जितना अधिक अपने बचाव में दिखाई देगी उतने अधिक सवाल उठेंगे और इसके विपरीत यदि सरकार खुद आगे बढ़ करके कहती है कि हम पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराएंगे, दोषी चाहे कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और निर्दोष अभ्यर्थियों के साथ हम अन्याय किसी भी हाल में नहीं होने देंगे,
तो जनता के बीच में इसका बहुत बड़ा संदेश जाता है और उसका विश्वसनीयता सरकार के ऊपर में काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सरकार की मजबूती इस बात में नहीं होती है कि वह आरोप को खारिज कर दे। सरकार की मजबूती इस बात में होती है कि वह सच को सामने आने दे और सच के आधार पर में कार्रवाई करे। इस पूरे मामले का एक और भी गंभीर पहलू है नौकरी गंवाने वाले अभ्यर्थियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति। इनमें से सभी को एक ही नजर से देखना उचित नहीं हो सकता है। किसी ने यदि वास्तव में अनुचित साधन का इस्तेमाल किया है तो उसे किसी भी कीमत पर में बचाया नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो अभ्यर्थी निर्दोष हैं उनके लिए सरकार को मानवीय और कानूनी दोनों दृष्टियों से रास्ता निकालना ही होगा। यहाँ पर मैं सरकार के पास में कुछ वैकल्पिक उपायों पर में विचार करने की गुंजाइश हो सकती है। जैसा यदि जांच के बाद में यह पाया जाता है कि कुछ अभ्यर्थियों की नियुक्ति संदिग्ध है और कुछ की नहीं, तो सभी को एक साथ दंडित करने की बजाय व्यक्तिगत स्तर पर में जांच की जा सकती है। यदि पूरी प्रक्रिया रद्द करना अपरिहार्य हो तो प्रभावित निर्दोष अभ्यर्थियों को नई प्रक्रिया में उचित अवसर देने पर भी विचार किया जा सकता है। यदि न्यायालय किसी अंतरिम व्यवस्था का आदेश देता है तो सरकार को उसका भी सम्मान करना ही होगा। आखिरकार सरकार का उद्देश्य केवल पुरानी परीक्षा को समाप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उद्देश्य ऐसी व्यवस्था बनाना होना चाहिए जिसमें नई व्यवस्था पर में किसी को भी संदेह होने की नौबत ही नहीं आए। आज झारखंड के सामने में सबसे बड़ा संकट बेरोजगारी है। हजारों युवा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए हर भर्ती विज्ञापन उम्मीद की एक नई किरण होता है। लेकिन यदि बार बार परीक्षाएं विवाद में फंसती है, परिणाम रद्द होते हैं और नियुक्तियां अनिश्चित होती है, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान केवल एक बैच को नहीं बल्कि पूरी युवा पीढ़ी को हो जाता है। और युवा जब व्यवस्था पर में विश्वास खो देता है तो उसके भीतर में निराशा पैदा होती है और निराशा से आक्रोश पैदा होता है, और आक्रोश यदि लगातार अनसुना होता रहे तो वह आंदोलन का रूप ले ही लेता है। इसलिए सरकार को आंदोलन को केवल कानूनी व्यवस्था के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, बल्कि वह युवाओं को बेचैनी का संकेत है। मीडिया की इस पूरे मामले में निर्णायक हो सकती है। मीडिया को ना तो सरकार का प्रवक्ता बनना चाहिए, ना ही आंदोलन का। उसे दोनों पक्षों से कठिन सवाल पूछने चाहिए। आंदोलनकारी छात्रों से भी पूछना चाहिए कि उनके आरोपों के प्रमाण क्या हैं। सरकार से भी पूछना चाहिए कि परीक्षा रद्द करने का आखिर प्रमाण क्या है। नौकरी पाने वालों से भी उनकी स्थिति समझनी चाहिए और जांच एजेंसियों से भी जवाबदेही मांगनी चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता का असली काम किसी पक्ष की जीत सुनिश्चित करना नहीं होता है, बल्कि जनता को असली तथ्य उपलब्ध कराना होता है। आज की स्थिति में यह संघर्ष धीरे धीरे त्रिकोणात्मक होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ओर आंदोलन छात्र हैं जो अपनी मांगों पर में अड़े हुए हैं और स्वतंत्र जांच चाहते हैं, तो दूसरी ओर सरकार है जो आंदोलन को समाप्त करके भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता बहाल करना चाहती है, और तीसरी ओर वे सफल अभ्यर्थी हैं जिनकी नियुक्तियां प्रभावित हुई है और जो अपने रोजगार की रक्षा के लिए न्यायालय जाने की तैयारी कर सकते हैं। यह तीसरा पक्ष आने वाले दिनों में पूरे विवाद की दिशा बदल सकती है। यदि प्रभावित अभ्यर्थी न्यायालय पहुंचते हैं और अदालत ने सरकार के निर्णय पर में सवाल उठाए, तो मामला केवल सड़क और सचिवालय के बीच नहीं रहेगा। तब वह विवाद न्यायपालिका के सामने होगा और सरकार को अपने निर्णय का कानूनी आधार भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। अब संभव है कि न्यायालय किसी स्वतंत्र जांच की आवश्यकता महसूस करे। यह भी संभव है कि अदालत सरकार के निर्णय को सही ठहरा दे, और यह भी संभव है
कि अदालत निर्दोष अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा के लिए कोई नया रास्ता सुझाए। अभी किसी भी परिणाम की भविष्यवाणी करना जल्दबाजी होगी, क्योंकि इतना जरूर कहा जा सकता है कि यह मामला अब केवल प्रशासनिक आदेश से समाप्त नहीं होने वाला है, क्योंकि एक तरफ छात्रों का आक्रोश है और दूसरी तरफ नौकरी गंवाने वाले अभ्यर्थियों का आक्रोश। दोनों पक्ष अपने अपने स्थान पर खुद को न्याय का पक्षधर मान रहे हैं। यही इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी विडंबना है। पहले सड़क पर वह छात्र था जिसे नौकरी नहीं मिली थी, अब उसी सड़क पर वह युवा भी दिखाई दे रहे हैं जिसे नौकरी मिली थी, लेकिन सरकार के निर्णय के बाद उनके हाथों से अचानक से नौकरी निकल गई है। पहले उसका दर्द था कि मेहनत के बावजूद उसे अवसर नहीं मिला, अब दूसरे का दर्द है कि मेहनत से नौकरी मिली तो उसे भी छीन लिया गया। दोनों के दर्द वास्तविक हैं, दोनों के ही सवाल महत्वपूर्ण हैं और दोनों के साथ न्याय करना भी सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए अब सरकार को किसी एक पक्ष की जीत और दूसरे पक्ष की हार के नजरिए से आगे बढ़ना होगा और सरकार को ऐसा समाधान खोजना होगा जिसमें आंदोलनरत छात्रों को निष्पक्ष जांच का भरोसा मिले और निर्दोष सफल अभ्यर्थियों को न्याय की पूरी गारंटी भी मिले। क्योंकि न्याय का अर्थ यह नहीं कि एक की पीड़ा देख करके दूसरे की पीड़ा को अनदेखा कर दिया जाए। न्याय का अर्थ है हर पीड़ित को सुना जाए। न्याय का अर्थ होता है हर दोषी की पहचान की जाए। न्याय का अर्थ होता है हर निर्दोष की रक्षा की जाए। और न्याय का अर्थ यह भी है कि सरकार अपने निर्णय के पीछे खड़ी हो तो उसके पास उसके समर्थन में ठोस प्रमाण भी होना चाहिए। सरकार के सामने आज एक ऐतिहासिक अवसर है। वह चाहे तो इस संकट को केवल एक और आंदोलन मानकर किसी तरह खत्म करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन यदि वह ऐसा करती है तो असंतोष कुछ समय के लिए तो शांत जरूर हो सकता है, लेकिन यह असंतोष समाप्त नहीं किया जा सकेगा। दूसरी ओर यदि सरकार पूरे मामले की जड़ तक पहुंचने का निर्णय लेती है, स्वतंत्र जांच की विश्वसनीयता बनती है और दोषियों पर में कार्रवाई करती है, निर्दोष अभ्यर्थियों की रक्षा करती है और भविष्य की भर्ती व्यवस्था को पारदर्शी बनाती है, तो यही संकट सरकार के लिए एक बड़ी प्रशासनिक उपलब्धि में बदल सकती है। सरकार को यह भी समझना होगा कि जनता अब केवल घोषणा नहीं चाहती, जनता परिणाम चाहती है। छात्र केवल आश्वासन नहीं चाहते, वे पारदर्शी जांच चाहते हैं। नौकरी गंवाने वाले केवल सहानुभूति नहीं चाहते, वे अपने रोजगार और भविष्य की कानूनी सुरक्षा भी चाहते हैं। अब आम जनता केवल राजनीतिक बयान नहीं चाहती, वह जानना चाहती है कि आखिर में वह सच क्या है। अब इसलिए समय आ गया है कि सरकार, छात्र, विपक्ष और प्रभावित अभ्यर्थी सभी अपनी अपनी राजनीतिक और भावनात्मक सीमाओं से थोड़ा सा ऊपर उठे। छात्र आंदोलन लोकतंत्र की आवाज है, लेकिन उसे तथ्य और अनुशासन से आगे बढ़ना चाहिए। सरकार लोकतांत्रिक जनादेश से बनती है, लेकिन उसे जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ में शासन करना होता है। विपक्ष लोकतंत्र का आवश्यक स्तंभ होता है, लेकिन उसे युवाओं की पीड़ा को केवल राजनीतिक अवसर में बदलने से बचना चाहिए और प्रभावित अभ्यर्थियों को भी न्यायालय के माध्यम से अपनी लड़ाई लड़ने का पूरा अधिकार है, लेकिन अंतिम समाधान ऐसा होना चाहिए जिससे पूरी भर्ती व्यवस्था की विश्वसनीयता बहाल हो सके। अंततः यह सवाल केवल यह नहीं है कि जीत किसकी होगी, अब सवाल यह है कि सच सामने कैसे आएगा। सवाल यह है कि यहाँ दोषी कौन है, सवाल यह है कि निर्दोष कौन है, और सवाल यह है कि जिसकी नौकरी गई उसका भविष्य आखिर कौन बचाएगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि झारखंड के युवाओं को आने वाले कल में सरकारी भर्ती प्रक्रिया पर में भरोसा
कैसे दिलाया जा सकेगा। आज सरकार जितना इस संकट से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, यदि समाधान व्यापक और पारदर्शी नहीं हुआ तो उतना ही यह मामला उलझ सकता है और सड़क का आंदोलन न्यायालय तक पहुंच सकता है। राजनीतिक आरोप जांच की मांग को और तेज कर सकता है और नौकरी गंवाने वाले अभ्यर्थियों की कानूनी लड़ाई एक नए मोर्चे को जन्म दे सकती है। इसलिए आने वाले दिन झारखंड सरकार के लिए केवल राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि प्रशासनिक और कानूनी रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार के सामने अब सबसे बड़ा सवाल सत्ता बचाने का नहीं बल्कि विश्वास बचाने का है। छात्रों के सामने केवल आंदोलन जारी रखने का नहीं, सत्य को प्रमाण के साथ सामने लाने का भी बहुत बड़ा दायित्व है और प्रभावित अभ्यर्थियों के सामने केवल अपनी नौकरी बचाने का नहीं, यह सिद्ध करने की भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि उनकी सफलता वास्तव में ईमानदार थी। इन तीनों के बीच संघर्ष अब वास्तव में त्रिकोणात्मक हो चुका है और इस त्रिकोण के बीच में खड़ा है न्याय। और अब देखना यही है कि आने वाले दिनों में कौन अपने कदम पीछे खींचता है, कौन अपने तर्कों को मजबूत करता है, कौन जांच के लिए तैयार होता है और कौन न्यायालय की शरण लेता है। लेकिन अंतिम फैसला चाहे सड़क पर हो, सचिवालय में हो या न्यायालय में हो, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि सच को बहुत दिनों तक छुपा करके नहीं रखा जा सकता। यदि परीक्षाओं में वास्तव में गड़बड़ी हुई है तो उसका सच सामने आना चाहिए। यदि सरकार का निर्णय सही है तो उसका आधार भी सामने आना चाहिए। यदि अभ्यर्थी दोषी हैं तो उन्हें दंड मिलना चाहिए। यदि अभ्यर्थी निर्दोष हैं तो उन्हें दूसरे की गलती की सजा नहीं मिलनी चाहिए। और यदि पूरी व्यवस्था में कहीं खामी है तो उसे हमेशा के लिए दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि अंततः किसी भी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं होती कि उसने विरोध को दबा दिया। सबसे बड़ी उपलब्धि यह होती है कि उसने जनता का विश्वास जीत लिया और झारखंड आज उसी विश्वास की परीक्षा से गुजर रहा है। और इस परीक्षा का परिणाम केवल सरकार या छात्रों का भविष्य नहीं तय करेगा बल्कि यह भी तय करेगा कि आने वाली पीढ़ियां झारखंड की सरकारी भर्ती व्यवस्था को उम्मीद की व्यवस्था मानेगी या अविश्वास की। न्याय की राह कठिन जरूर है, लेकिन इसी राह पर चलकर झारखंड के युवाओं का विश्वास वापस पाया जा सकता है। अगर आप इस विषय पर में अपनी कुछ बात कहना चाहें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें या फिर आप सीधे हमारे व्हाट्सएप नंबर 9709219305 पर में अपने विचारों से अवगत कराएं। और यदि आपको हमारा यह विचार, हमारा यह वीडियो, हमारा यह संपादकीय विश्लेषण अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा तथा हमारे इस चैनल PSA लाइव न्यूज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे हमारे द्वारा चलाए गए हर एक वीडियो, हर एक विश्लेषण, हर एक समाचार सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपके आसपास किसी भी प्रकार की जन समस्या हो, अनीति, अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो तो आप सीधे हमें व्हाट्सएप नंबर पर में पूरी विस्तृत जानकारी दें। हम आपकी समस्याओं को आपकी संबंधित जनप्रतिनिधि या सरकारी कर्मी या संबंधित लोगों तक जरूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान जरूर करने का हम
पूरा प्रयास करेंगे। PSA लाइव न्यूज का हमारा लक्ष्य है भ्रष्टाचार मुक्त दुनिया। आप हमारे साथ जुड़ करके इस अभियान का हिस्सा बने। नमस्कार।